सर हेलो सर Guys, go through your last lecture notes. सर मैंने व्हाट्सएप पे एक पिक भेजी है, उसमें मेरे को डाउट था सर। अच्छा, इधर ऐसा बात कर रहे हैं, ये भी कैसे टूट गया भाई? ये बचा कुचा तो भी चला गया। बनाई नया पर्स लेके बेटा आप म्यूट कर लो। चेन लगाना था, चेन जैसा हम लोग ऐसे जब निकल जाता था ऐसा लगा देते और लगा तो सकते। बेटा इस पे केवल आपको ये चेक करना है कौन कौन से ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग है। जो ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग है उसमें NO2+ विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। सर इसका आंसर सी होना चाहिए ना, उसमें पीछे ए दिया है सर। तो CCl3 कैसे आएगा? So many मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आते हैं। आप लिस्ट देखो बेटा पूरी आप नोटबुक में। बाकी लोग नोट्स गो थ्रू करें, लास्ट लेक्चर नोट्स इफ यू हैव एनी डाउट्स। And let me know the last part of the last lecture. सर आप एक बार बस इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो? शॉर्ट में इंडक्टिव इफेक्ट बहुत आसान है बेटा। कोई भी ग्रुप है और तुमने उसको कार्बन चेन में कनेक्ट किया या किसी के साथ भी कनेक्ट किया और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो -I इफेक्ट का ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा ओके सर, समझा मैं। और अगर कोई ग्रुप तुमने कनेक्ट किया किसी चेन के साथ और इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर पुश कर रहा है यानी कि चेन यानी जिसके साथ तुमने कनेक्ट किया है वहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है लेकिन इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई। तो ये जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं +I इफेक्ट ग्रुप। ओके सर, थैंक यू। हाँ, और ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट करा पाया इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट ओवरऑल। ओके सर। और बोलिए बेटा किसी और का कोई डाउट है? सर रेजोनेंस से मेटा पोजीशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता ना, कुछ चेंज नहीं होता? हाँ, मेटा पोजिशंस रिमेन अनअफेक्टेड। तो सर वो जो क्वेश्चन था जो व्हाट्सएप पे था उसमें क्या करना है? क्या करना है मतलब? वो कैसे करेंगे आंसर? वो अरे भाई ये बताओ कि जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि तुम 3 फ्रेंड्स हो और चोर ने जो है पहले फ्रेंड और थर्ड फ्रेंड को जो है लूट लिया तो सबसे रिच कौन है इस समय? मिडिल वाला। सबके पास बराबर पैसा था पहले। बीच वाला। बीच वाला। तो अब कोई नया चोर आएगा वो किस पे हमला करेगा? बीच वाले पे। बीच वाले पे। इसको मेटा पोजीशन कहते हैं। अफेक्टेड ऑर्थो पैरा पोजीशन को किया किसने? अटैच ग्रुप ने। अटैच ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए कहां से? ऑर्थो एंड पैरा से। रिच कौन है अभी इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में? भले ही उस पर कोई अफेक्ट नहीं हुआ लेकिन रिलेटिवली वो रिच था। तो जब NO2+ आया विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल तो वो अटैक कहाँ करेगा? समझ में आया क्या? यस सर। थैंक यू सर। और बोलो और किसी सर को आप कोई वो डाउट? सर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं वापस? सर मेरा नेट इशू था, मैंने जस्ट ज्वाइन किया हॉटस्पॉट से।
नहीं नहीं, ये तो लोग डाउट पूछ रहे हैं बेटा अपने अपने, तुम भी अपना डाउट हाँ पूछो। सर ये क्वेश्चन ग्रुप पे था ना सर, NO2 प्लस मेटा अरे एक्सपोजिशन बैक। यार, तो तुम लेट क्यों आए बेटा? ये इतनी देर से ये सेकेंड टाइम पूछा है क्वेश्चन, पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं कि वो सारे ग्रुप्स जो मेटा डायरेक्टिंग नेचर में हैं वो मेटा पोजीशन पे अटैक करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। तो अपनी लिस्ट पे जाकर नोटबुक में चेक करिए द ग्रुप्स विच आर मेटा डायरेक्टिंग। और अगर अभी नहीं पढ़ाया गया हो तो आप इसको स्किप कर देना, छोड़ देना। जरूरी नहीं कि अभी ये क्वेश्चन मुझे नहीं मालूम कहाँ से लेकर आ गए आप। तो अभी वेट करें, अगर जबरदस्ती के क्वेश्चन सॉल्व करना ना शुरू कर दें कि आपने पता चला चैप्टर का नाम केवल लिखा है GOC और सॉल्विंग कर दी तुमने जो है खतरनाक वाली, तो थोड़ा सा वेट भी करें। समझ में आया? सुई चलानी आती नहीं, चाइना से वॉर करने चले गए। पहले तैयारी पूरी कर लो, फिर आप वॉर करने जाओ। अभी मैंने आपको बुकलेट तक सॉल्व करने के लिए बोला नहीं है ठीक से, और आप सॉल्व करने गए कुछ और, तो कैसे काम चलेगा? एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर आपने अभी तक कुछ चालू नहीं किया है ना नया? नहीं, अभी तो डाउट्स पूछ रहे हैं। थैंक यू सर। और बोलिए, किसी और का कोई डाउट? मैं सबको एडवाइस कर रहा हूँ, जबरदस्ती कोई भी उल्टे सीधे क्वेश्चंस ना करें, आप डिप्रेशन में जाएंगे। इसलिए उतना ही करें जितना मैं आपको बता रहा हूँ, और ट्रस्ट करिए आप फुल मार्क्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फुल मार्क्स की प्रिपरेशन स्लोली हो रही है। आप हवा में उड़ेंगे तो आप गिर जाएंगे, और गिरेंगे तो फिर उठ नहीं पाएंगे। इसलिए आप पहले स्लो जाइए, और मैं आपको खुद बोलूंगा आप कहाँ से कौन सी चीजें करें। बताइए, और किसी का कोई डाउट? मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट लेक्चर नोट्स गो थ्रू करिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि उसमें कोई डाउट ना हो। किसी को कोई डाउट है या मैं कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू कर लो सर। लास्ट लेक्चर में क्या था? लास्ट पार्ट बेटा कोई बताएगा? What was the last part? Ka and pK. एसिडिक स्ट्रेंथ लिखे थे। यस सर, सबने एसिडिक एग्जांपल्स लिए थे एसिडिक स्ट्रेंथ के। सर डिस्पर्जन भी सिखाया था आपने। अच्छा, मैंने ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये सब पढ़ाया है क्या? नो सर। अच्छा, सर वो डिस्पर्जन को आप एक बार वापस एक्सप्लेन करके तब शुरू कीजिए ना, क्योंकि वो थोड़ा अलग है, समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली। एग्जांपल लूंगा तो उसमें आएगा सारा। सर मेनली के और पीके किया था। ठीक है, तो मेन हेडिंग जो डाला था वो तो है ना आपने, किया कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यस यस सर। सर। इसी के पार्ट में सब चल रहा है। सो आई एम गिविंग हियर यू 4 कंपाउंड्स, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है अपने को। देख लेना, अगर मैंने पहले से करा दिया हो, जबरदस्ती दोबारा नहीं करना है। हो गया सर ये वाला। ये कर चुके हैं? यस सर, लास्ट क्वेश्चन ये था। अरे तो वही मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ तो कितना किया है? आपने बोला केवल के पीके किया है। ये वाला किया है? नो सर। हाँ, अब आप जरा, अच्छा, सिंस यू हैव ऑलरेडी डन 1 क्वेश्चन, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। पहले आप ट्राई करो, फिर जिन बच्चों को नहीं आया, जैसे डिस्पर्जन वगैरह लोग बोल रहे हैं, तो आई विल एक्सप्लेन दिस पूरी तरह से। एक बार आप अपनी मर्जी से इसको करिए। क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। Quickly write your answer in chat box.
वेरी गुड, वेरी गुड। गुड, सारे बच्चे आंसर दें। गुड, सबने सोच लिया? Yes, sir. गाइस, ऑल्दो इसका आंसर सेकंड्स में हम लिख सकते हैं, बट अभी ये स्टार्टिंग में है, इसलिए आप प्रॉपर तरीके से इसको करो, सो दैट फ्यूचर में जब आप क्विक मैनर में कुछ आंसर निकालें तो वो गलत ना हो जाए। सो व्हाट इज द स्ट्रेटजी? वी राइट कॉन्जुगेट बेस। सबके कॉन्जुगेट बेस लिखिए। सबके कॉन्जुगेट बेस लिख दिए। अब सबसे पहले ये चेक करना है कि किसमें लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि बेसिक ये सारे कॉन्जुगेट बेस क्यों बेस हैं? बिकॉज जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट, ठीक है? तो इसमें किस किस में वो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है? फर्स्ट में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है, क्या फोर्थ में जा रहा है? No, sir. नो रेजोनेंस। तो यहां पर हम लिखते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब जो स्प्रेड हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। डिस्पर्जन ऑफ दिस नेगेटिव या लोन पेयर किसके बेसिस पे? बाय रेजोनेंस। सेम यहां पर भी, सेम यहां पर भी। तो बताइए विच वन इज मोस्ट बेसिक एमंग दीज फोर कॉन्जुगेट बेसिस? किसमें ओ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है नेगेटिव चार्ज? बताइए। फोर्थ केस में। अगर फोर्थ में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये मोस्ट बेसिक हो गया या लीस्ट स्टेबल हो गया। तो इसका पेरेंट क्या हो जाएगा? लीस्ट Stable. ना क्वेश्चन क्या था? Least acidic. लीस्ट। इतना सबको समझ में आया? Yes. अभी पूछ लो जिससे कंफ्यूजन है। सर वो क्या लिखा है? डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय रेजोनेंस। ओके। किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनीबॉडी? नो सर। ये बच्चे की आवाज ठीक से आ नहीं रही, कोई बताएगा क्या पूछ रहा है? नहीं सुना सर वो उसका। सर हमें भी नहीं समझा। माइक तुम्हारा कुछ तो, या तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। चलिए कोई ना कोई बाद में आपकी हेल्प करेगा। इतना सबको समझ में आया होगा तो वी कैन क्लियरली राइट दैट फोर्थ कंपाउंड इज लीस्ट एसिडिक। तो आप फोर्थ का बीच में कंपैरिजन नहीं करेंगे। अब आते हैं इन तीन का। इन तीन में दो ग्रुप्स, दो में ऐसा है कि डिफरेंस जो है वो है ये कि NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एक में मेटा पोजीशन पे और एक में पैरा पोजीशन पे। पहले रेजोनेंस चेक करते हैं, रेजोनेंस मेटा पे वर्क नहीं करता, यानी यहां पर तुम्हें केवल लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया इंडक्टिव ओनली, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे ये वाया रेजोनेंस एज वेल एज इंडक्टिव, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही क्योंकि कोई कंपैरिजन में और दूसरा ग्रुप नहीं है। तो दो में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एक में कुछ नहीं है। तो बताओ जिसमें कुछ नहीं उसमें ज्यादा डिस्पर्जन O का माइनस का हो जाएगा, या जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसमें O से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल जाएगा। जिसमें कम द डिस्पर्जन है। बिल्कुल। तो ये इसका मतलब है कि इसमें डिस्पर्जन एमंग दीज थ्री मिनिमम है। तो अगर एमंग दीज थ्री, अगर यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हो कि एमंग दीज थ्री इन फर्स्ट केस डिस्पर्जन इज मिनिमम, दैट इज व्हाई इसका जो स्टेबिलिटी होगा वो
इन तीनों के कंपैरिजन में वीक होगा, लेस स्टेबल होगा, इसका पेरेंट भी लेस एसिडिक हो जाएगा, तो मेरे लिए आंसर यहाँ पर 1 आएगा। क्लियर है? आप चाहो तो इतना पहले लिख लो, नहीं तो क्या सब बता दूंगा फिर आप ठीक से लिख नहीं पाओगे। यू राइट दैट। पहले फोर्थ को एलिमिनेट किया, उसको प्रूफ कर दिया कि लीस्ट एसिडिक वाला केस है फोर्थ कंपाउंड के कॉन्जुगेट बेस के बेसिस पे। फिर फर्स्ट 3 में फर्स्ट वाले को प्रूफ कर दिया कि वो लेस एसिडिक है। इतना आप लिख लो पहले। फिर उसको लीस्ट डिस्पर्शन से प्रूव किया ना। हाँ, among the first 3, first one में least dispersion है because no electron withdrawing group attached. सर मेटा पोजीशन पे ग्रुप अटैच्ड होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। हाँ, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं होता, ऐसा हम बोलते हैं। ओके सर फर्स्ट वाला में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में तो फिर वो ज्यादा एसिडिक होगा ना। नहीं, ऐसे नहीं बोला जाता, ऐसे बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस तीनों के कंपेयर किए तो पहले वाले के कॉन्जुगेट बेस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था, तो उस पे O माइनस का डिस्पर्जन मिनिमम था। यस सर, गॉट इट। सो अमंग द रिमेनिंग 3 फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना। डिस्पर्जन मिनिमम होता है तो लेस स्टेबल होता है, डिस्पर्जन ज्यादा होगा तो मोर स्टेबल होगा। डन सर वेट फॉर अ सेकंड। सर 1 मिनट सर। सर एक बार ये मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन वाला वापस बता दो ना। अभी मैंने पैरा और मेटा पोजीशन का कंपैरिजन किया ही नहीं है। अभी केवल इतना बताया है कि बीच के 2 कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उनमें डिस्पर्जन ज्यादा हो रहा है, पहले वाले में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है इसलिए डिस्पर्जन कम हुआ है। Done? Yes, sir. Guys, now we have to compare these 2 compounds, जो बीच वाले। अब इसमें चेक करना है किसमें विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर अगर रेजोनेंस के थ्रू है तो ज्यादा विड्रॉइंग होगा या इंडक्टिव के थ्रू? कौन डोमिनेटिंग? रेजोनेंस के थ्रू। इसका मतलब है कि इस सेकेंड केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल फर्दर रिड्यूस, एज अ रिजल्ट ये लेस बेसिक हो गया तो इसका पेरेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा एसिडिक। स्ट्रेट कंपैरिजन हो गया इन दोनों के बीच में, तो 2 ग्रेटर देन 3। अब बोलिए। सो इसलिए क्योंकि थर्ड में वाया इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है और सेकंड में ओनली वाया रेजोनेंस। नहीं, ओनली वाया रेजोनेंस नहीं है, सेकेंड केस में वाया रेजोनेंस भी है, वाया इंडक्टिव भी है, बट वाया रेजोनेंस से ही आंसर आ गया तो इंडक्टिव तक जाने की जरूरत नहीं। यस ओके सर। और थर्ड वाले केस में इंडक्टिव ही वर्क कर रहा है क्योंकि रेजोनेंस मेटा पे लगता ही नहीं है। सर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो फिर एसिडिक प्रॉपर्टी भी कम होगा ना। कचरा कर दिया तुमने। एसिडिक प्रॉपर्टी हम निकाल रहे हैं पेरेंट एसिड्स का, बेसिक नेचर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करें उनके कॉन्जुगेट बेस का। तो स्टेटमेंट आप ठीक से बोल लें कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हुई और किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी। जिस कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन चल रहा है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसके कॉन्जुगेट का बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड करके हम बात कर रहे हैं। ओके सर। अब प्रॉब्लम ये हो जाती कि आप आधा अधूरा रट लेते हैं कि बेस कम एसिड ज्यादा, ये ऑटो रिक्शा वाली तरह बातें कर रहे हैं।
हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कंपाउंड कम बेसिक है तो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है, हमने बोला है कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस अगर कम बेसिक है तो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा। इसको पूरे स्टेटमेंट की तरह आप इसको पढ़ें। इसमें से आप ये नहीं मीडिया वालों की तरह आधा स्टेटमेंट निकाल लिया और वो बोलना शुरू कर दिया और सेंसेशन हो गया। Should I remove this? Yes, sir. चलिए, अभी इसी में हालत टाइट हो जाएगी तो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे दूंगा आपको। गाइस, अब अपना पूरा दिमाग लगाइए और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में अलग अलग स्टाइल से पूछा गया है और इसको आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन मान लेना। ये हो सकता है कि आपके टाइम पे इसमें से 2 कंपाउंड पिक कर ले और 2 कहीं और का दे दे, बट जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज होने वाले हैं उसके बगैर आपका आंसर नहीं आने वाला। तो आप एक बार अपने दिमाग से इसको निकालो आंसर, फिर हम इसका डिस्कशन करते हैं। मैं कोई फर्क नहीं पड़ता मैं सर्कल बनाऊं या 3 डबल बॉन्ड्स बना दूं। तो एक बार सारे बच्चे इसका आंसर निकालें, ऑल द स्टूडेंट्स। इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, एंड गूगल का इस्तेमाल मत करना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि यहाँ शो ऑफ करके कोई फायदा तो नहीं होने वाला। अगर एग्जाम में मौका मिले तो जरूर चीटिंग करना, छोड़ना नहीं, लेकिन यहाँ चीटिंग नहीं करना। यहाँ करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सर एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करना है ना? हाँ, सब एसिडिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन चल रहा है। कह रहा है सर लोग करते हैं क्या चीटिंग टीम में? मैंने कब बोला चीटिंग करते हैं? मैंने कहा तुम्हें चांस मिले तो कर लेना, अभी मत करो प्रिपरेशन के टाइम पे। सबने कर लिया? 1 minute. Avoid the use of Google. मैं चाहता हूं जितना आपको पढ़ाया गया है ना उससे आंसर निकालना, गलत या सही कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इधर उधर से नहीं कुछ करना है आपको। Should I discuss? 7 minutes. सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनाएं, फिर उसमें चेक करें रेजोनेंस, फिर जब रेजोनेंस एक जैसा हो या ना हो
तो इंडक्टिव। और याद रखना इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, रेजोनेंस इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। डन। जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एक जैसा हो उसमें इंडक्टिव से निकालें। इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना नजदीक होगा उतना इफेक्ट ज्यादा लगाएगा। Should I discuss now? Yes, Yes, sir. sir. देखिए, first we will write conjugate base. पहली चीज तो ये चेक करो किसमें O माइनस जो है रेजोनेंस में। यस यस yes, yes. Since in all cases O minus, that lone pair of oxygen is in resonance with ring, that is why ये वाली चीज तो आंसर डिसाइड नहीं करने वाली। अब डिफरेंस किस चीज का? अटैच्ड ग्रुप्स का। इन तीन ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन, इन तीन केसेस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहां तक। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, तो किसमें सबसे कम डिस्पर्जन हो रहा है? फोर्थ वाले में। आप लिखेंगे लीस्ट डिस्पर्शन एमंग दिस फोर, लीस्ट डिस्पर्शन। तो जिसमें डिस्पर्जन सबसे कम होगा वो आप लेस स्टेबल बोल देंगे, या उसको आप बोल सकते हैं मोर बेसिक। तो इसका पेरेंट क्या हो जाएगा? एमंग फोर। ये सबको समझ में आया कि 4 अपने को लिखना है लास्ट में। अब आते हैं फर्स्ट 3 में। फर्स्ट 3 में दो केसेस ऐसे हैं जिनमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 है, तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। इसमें लिखूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। इसमें क्या लिखेंगे?
इलेक्ट्रॉन Via बाय inductive. इंडक्टिव बाय सर क्योंकि वो इट इज मेटा एट मेटा पोजीशन पोजीशन मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होता। क्या वहां लिख लेना बाद में, हाँ, कि बिकॉज मेटा पोजिशन नो रेजोनेंस। तो इसका मतलब है कि एमंग दीज थ्री, फर्स्ट थ्री, इन विच केस डिस्पर्जन इज लीस्ट मिनिमम। थर्ड वन तो इस इन तीनों के लिए अगर बोलेंगे तो हियर डिस्पर्जन मिनिमम, डिस्पर्जन मिनिमम, तो वही कहानी इसकी भी, लेस स्टेबल। तो एमंग दीज थ्री, इसका पेरेंट हो जाएगा एमंग दीज थ्री, ये हो जाएगा लेस एसिडिक। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये थ्री यहाँ आ गया। क्या क्लियर है ये सबको? यस सर अब आते हैं फर्स्ट टू में। फर्स्ट टू में इनमें, इनके बीच में कंपैरिजन करना है। सिंस रेजोनेंस इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट, दोनों में इक्वल रेजोनेंस मान के चलते हैं। तो दूसरा फैक्टर क्या बच गया जो हमने पढ़ा है आज तक? इंडक्टिव इसमें भी है। बताइए किसमें ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा? तो सेकंड वाले में, सेकंड वन सेकंड केस, बिकॉज ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, नजदीक जाके पुल किया है। तो नजदीक जाकर पुल करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रिड्यूस हो गई तो डिस्पर्जन किसमें ज्यादा हुआ? सेकंड वन तो सेकंड वाला सेकंड वाले में, किसका पेरेंट ज्यादा एसिडिक होगा? सर सेकंड वाले का सेकंड वाला सेकंड वाला। सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था एज पर द कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक पढ़ा। ये आंसर होना चाहिए। अगर आपका इसके अलावा कुछ आंसर आया, इसका मतलब या तो आपने गूगल सर्च कर लिया या कुछ ज्यादा उल्टा सीधा दिमाग लगा दिया। इसके अलावा आपका आंसर कुछ नहीं आना चाहिए था। जो डायरेक्शन आपको दी गई है आंसर उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि कोई एक्सेप्शनल केस एक आध हो सकता है। आप अगर कचरा वाला दिमाग सब जगह लगा दोगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप पेपर खराब कर दो। तो जो चीज आपको बताई गई, अगर उस डायरेक्शन से आंसर नहीं निकाला तो गलत है। तो जिन भी बच्चों को ये आंसर आया है वो सब, इसका मतलब है राइट ट्रैक पे है, उनको ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने ज्यादा दिमाग लगा दिया उन्होंने गड़बड़ कर दिया। ये आंसर आपको आना चाहिए था एज पर रेजोनेंस इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन इसमें केमिकल बॉन्डिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट लग जाता है अनफॉर्चुनेटली, वो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद है ऐसा कुछ पढ़ाया गया होगा? यस सर ये है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये Yes. चारों में से केवल अकेले इसमें लगता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट ये कोई तूफानी बॉन्ड नहीं है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या एनी हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, बट इसका इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि अगर H को अंदर के ग्रुप ने पकड़ लिया तो रिलीज नहीं करेगा, और रिलीज नहीं करेगा तो इसके एसिडिक कैरेक्टर कैसे आएगा? इसका मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाता है बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बट डिक्रीज बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये एक वीक बॉन्ड है, रेजोनेंस वाले फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो वीक बॉन्ड है, एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूस तो करता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करता। तो ये थोड़ा चेंज हो जाता है इस आंसर में। इट्स करेक्ट आंसर इज 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4। इस आंसर को आप अपने आप निकाल दें तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अपने आप आपको यह आंसर निकालना चाहिए था, लेकिन अब यहां लिखेंगे शुड बी द आंसर। बट इसीलिए मैंने बोला था ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मान के आप इसको रखिएगा। हाँ, आप इसको एक्सेप्शनल बोल दो या एक्सप्लेनेशन के साथ आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको किसी एक्सेप्शन की जरूरत नहीं है। ये करेक्ट आंसर है। और आंसर में चेंज क्यों आया? ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी करो।
पहले आप इस रॉन्ग वाले आंसर तक पहुंचो, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना पूरे दम खम से, अच्छे ढंग से, फिर उसको बाद में बताना कि देयर इज लिटिल चेंज इन द आंसर बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। वो लास्ट पॉइंट बोल सकते हो क्या, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर क्या था? इंटर ने इंट्रामोलिकुलर, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल रिलीज ऑफ H बिकम्स डिफिकल्ट। और जब तक H प्लस के फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर आप जज नहीं कर सकते। लेकिन पहले आप वो रॉन्ग आंसर वाले तक पहुंचो, उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर लिखो। डन। समझ तुम ऐसी चीजें बाद में क्लिक होंगे ना, क्या चीज? फिर ऐसा कि हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होगा या फिर कुछ और नहीं नहीं इन्वॉल्व नहीं होगा, ये क्लिक नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, तुम्हें कुछ भी क्लिक करने की जरूरत नहीं। तुम्हें नॉर्मल लॉजिक वाले ही आंसर निकालने हैं। जितने भी अदर केसेस हैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर, हम सब केस करेंगे यहाँ पर। तुम्हें कुछ भी अलग से वहां सोचना नहीं है, क्योंकि अगर गलती से भी तुमने ये माइंड में डाल दिया अलग से सोचना है, तो आप बिलीव में आप हर एग्जाम्पल में सोचना शुरू कर दोगे। तो पता चला कि 90% सिचुएशंस में जहां पर आंसर्स आपको केवल इंडक्टिव और रेजोनेंस से निकालने थे, वहां हर जगह तुमने कुछ और लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है कुछ और, किसी और एग्जाम्पल में कोई और एक्सेप्शनल केस में कुछ और हो सकता है, उनके बारे में सोचना नहीं। वो पर्टिकुलर केसेस है जो हम करेंगे, हर एक केस करेंगे। तो अगर वो मिलता जुलता आया तो ठीक, नहीं तो आपको रेगुलर मैनर वाला आंसर निकाल के रखना है। ओके सर। Stop using this video. Have you all written this? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें? Yes, sir. बोलिए ना बेटा। Anybody having any doubt? ये देखो बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, बार बार तुमको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके 2 कंपाउंड पिक कर लिए, 3 पी लिए, चौथा कुछ और डाल दिया, तो मेन जो है ना उसका आंसर वो ये 3 वाले या 2 वाले ही निकालने वाले, वो जानबूझकर ऐसा इनमें से पिक करेगा। ये स्पेशल सिचुएशंस बनती है। सर मुझे बस एक चीज कंफर्म करना है। बोलो बेटा। सर अगर AWG मतलब पावर ज्यादा रहेगा, मतलब ज्यादा डिस्पर्शन होगा और लेस डेंसिटी होगा, एंड ज्यादा एसिडिक पेरेंट रहेगा और लेस बेसिक कॉन्जुगेट रहेगा ना? हाँ, ये तुमने इस बार पूरा बोला हुआ है। ठीक है सर, सर समझ गया। Anyone else? Any doubt? डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों में से किसी पे भी जा सकते हैं ना, सेम ही हो जाएंगे ना वो दोनों।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिस्पर्जन, बेसिक स्ट्रेंथ किसी से भी निकाल सब, मतलब खाली ये है कि अगर उसने ऑप्शन में लिख दिया ऐसा तो तुम्हें तीनों मालूम होनी चाहिए, लेकिन तुम अपनी मर्जी से कुछ भी आप डिस्पर्जन से रट लो कि जिसमें डिस्पर्जन ज्यादा हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस में उसका पेरेंट ज्यादा एसिडिक होगा। कोई भी स्टाइल अपना लो, आप ऐसा यूनिक अपना बना लो तो सेम ही आंसर आएगा ना? हाँ, आंसर तो सेम ही आएगा ना, कॉन्सेप्ट तो सबसे रिलेटेड है एक दूसरे से। हाँ सर। हेलो सर। बोलो ना। सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब वो चार्ज है वो सेकंड वाले में चार्ज OH और NO2 साइड में मतलब अक्यूमुलेट हो जाएगा और फर्स्ट वाले एक में मिनट, मतलब OH बराबर से कहाँ है? डिस्पर्स होगा। OH कहाँ है सेकंड वाले में? तो कॉन्जुगेट सॉरी बेस सर, की बात कर रहे मतलब हो? कॉन्जुगेट बेस, सॉरी सर। हाँ, हाँ OH मतलब कहाँ है वहाँ? सॉरी सर, मैं ऊपर देख रहा था, मतलब वो O- में और NO2 साइड पे अगर बोल सकते हैं कि चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा और फर्स्ट वाले में अच्छे से डिस्पर्स हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। और फिर आंसर फर्स्ट वाले में अच्छे से डिस्पर्स हो जाएगा और सेकंड वाले में अच्छे से नहीं होगा। हाँ मतलब सर, जबकि सेकंड वाले में ज्यादा अच्छे से डिस्पर्स होगा बेटा, क्योंकि सेकंड वाले में रेजोनेंस तो बराबर है फर्स्ट और सेकंड का, केवल इंडक्टिव इफेक्ट सेकंड में ज्यादा है, विड्रॉइंग पावर तो ज्यादा वो डिस्पर्स करा देगा NO2 सेकंड में, सेकंड में ज्यादा डिस्पर्जन होगा बेटा, तभी तो सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक मिल रहा था हमको। ये रॉन्ग आंसर जो ऊपर लिखा, शुड बी द आंसर जो लिखा है। ओके सर। सबको समझ में आया ना? शुड बी द आंसर तक आपको पहुंचना था, उसके बाद एक्सेप्शनल बिहेवियर कहां से हो गया उसका एक्सप्लेनेशन ये था। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। यस सर। चलिए ये हो गया। अब जरा अपनी बुकलेट आप निकालिएगा। अपनी बुकलेट निकालना, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 16A and 16B। अगेन डू नॉट चेक आंसर की, अपना आंसर निकालो। हाँ, So can you repeat the question? एक्सरसाइज 1 GOC क्वेश्चन नंबर 16A and 16B। Okay, sir. सबने अटेम्प्ट कर लिया? One. सर मैं 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, करना क्या था? 16th क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज 1 बेटा। थैंक यू। GOC। और आज के लेक्चर के बाद आप एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 पूरी तरह से अटेम्प्ट कर लेना। Okay, sir.
सर जीओसी में कितना बचा है अभी? बीओसी में भी बहुत कुछ बचा है बेटा। आप नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस देखो ना कितनी दी हुई है, और अभी तो आप पहली दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हो। एमटी वाला पोर्शन तो हो ही गया ना ऑलमोस्ट। हाँ, एमटी में तो केवल रेजोनेंस और इंडक्टिव आएगा। एमटी नहीं, सॉरी सर, अभी तो टीडब्ल्यू। एमटी कब है तुम्हारा? सर अभी तो फरवरी F13-14 तो जनवरी चल रहा है, अभी क्या पूछ रहे हो मुझसे? मुझे लगा टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह की बात है। सर एमटी में भी लेकिन उतना ही है, इंडक्टिव और रेजोनेंस। ऐसा लिख के दे दिया है क्या उन्होंने? यस सर। यस सर। उतना ही रहेगा बेटा। इसका मतलब बाकी लोग पीछे चल रहे हैं, हमने तो एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह सब पढ़ लिया। वही सर। सर एक दो क्लास में रिवाइज भी कर सकते हैं। लेकिन आप उसके चक्कर में मत रहना एमटी के। आप जो पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज जो बताई जाए वो जरूर करना। एमटी वाला वो केवल एक वीक का आप वो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, बट आप इसको छोड़ मत देना कि पता चला आप बाद में बोले बैकलॉग हो गया, कोई कवर नहीं करवा पाएगा। सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। गाइस अभी आप हेडिंग डालिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, ये आपने सब हेडिंग डाला। एसिडिक स्ट्रेंथ वाला ही चल रहा है पोर्शन। सर कैन यू रिपीट हेडिंग? एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स। शुरू करें? Yes sir. So can you say again? I repeat the heading: acidic strength comparison for different category of compounds. इसका क्या मतलब है? देखो, अगर मैं एक घरेलू एग्जांपल आपको दूं तो जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन रेस हो रही है, तो जब ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन रेस हुई तो हमने बोला कैटेगरी सेम है, इसमें फैक्टर वर्क करेंगे। फैक्टर मतलब जिस ह्यूमन ने अच्छे शूज पहन लिए हो सकता है कि वो रेस में जीत जाए, लेकिन अगर रेस टाइगर वर्सेस ह्यूमन में हो गई तो आपने कितने भी अच्छे शूज पहने हो, टाइगर ही जीतेगा ऐसा मान के हम चलते हैं। एक्सेप्शनल बिहेवियर हो सकता है कि भाई टाइगर की टांगे खराब थी, वो बीमार था इसलिए हार गया, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर। लेकिन अगर उसको जनरल वे में आप देखोगे तो जब कैटेगरी आपने डिफरेंट कर दी तो कैटेगरी का आंसर आपको कैटेगरी वाइज ही निकालना पड़ेगा, आप उसमें फैक्टर्स नहीं देख सकते। तो जैसे हम यहाँ, ऐसा मैंने एग्जांपल क्यों लिया, बिकॉज जो हमारा कंपाउंड्स हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है उनमें हमने कैटेगरी सेम रखी थी, तो फैक्टर्स वर्क किया। फैक्टर्स इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये फैक्टर्स वर्क किए। लेकिन अगर कैटेगरी डिफरेंट हो जाती तो ये फैक्टर्स वर्क नहीं करते। कैटेगरी का अपना जो कैरेक्टर है उसके बेसिस पे आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको यहाँ पर ये लिखता हूं जो 16 क्वेश्चन का ए वाला पार्ट है, CH4 NH3 H2O और HF। Now what is meant by different category here? Different category इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट वाले एग्जांपल में हाइड्रोजन विच इज एसिडिक इज कनेक्टेड टू कार्बन, सेकंड एग्जांपल में हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, थर्ड एग्जांपल में हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, फोर्थ में H कनेक्टेड टू F है। अभी तक लेकिन जो हमने एग्जांपल पढ़े, जैसे इसको ही मान लो, सब केसेस में देखो H कनेक्टेड टू O था, तो कैटेगरी सेम थी, इसलिए तुमने फैक्टर्स लगा करके आंसर निकाले। इसमें कैटेगरी डिफरेंट है। अगर तुमने यहाँ कॉन्जुगेट बेस बनाया, बनाकर देख लेते हैं कॉन्जुगेट बेस, तो पहले वाले के लिए निकलेगा C पे माइनस, दूसरे वाले के लिए निकलेगा N पे माइनस, तीसरे में निकलेगा O पे माइनस और फोर्थ में निकलेगा F पे माइनस। कैन यू गेस
कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर कैपेबल ऑफ होल्डिंग नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। यानी इनमें से, हाँ, इनमें से कौन है जो नेगेटिव सबसे ज्यादा होल्ड कर सकता है? सर फ्लोरीन। फ्लोरीन। क्लोरीन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव is more capable of होल्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब होता है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है साइंटिफिकली वो ज्यादा स्टेबल है। यस सर। अगर ये तुम्हें न समझ में आया तो बताओ फिर। सर समझ गए। ये सबको क्लियर है? मोर केपेबल ऑफ होल्डिंग Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। सर इधर डिस्पर्शन का फैक्टर नहीं आता? अरे वही तो डिस्पर्जन हुआ। अरे स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? ये सब इंटररिलेटेड है। ये तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, मेरा प्रॉब्लम होगा कि हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। लेकिन मोर स्टेबल मतलब मोर डिस्पर्जन मतलब मोर स्टेबल, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। चलो मैं तुम्हें एक और घरेलू एग्जांपल देता हूं और वो पक्का तुम्हें समझ में आ जाए। आप इसको ऐसे समझो कि एक तुम हो, तुम्हारे पास पॉकेट है जिसमें पैसा है, खूब सारा पैसा है ना? पॉकेट थोड़ी छोटी है, पैसा बहुत ज्यादा है। दूसरा दोस्त तुम्हारा, पॉकेट बहुत बड़ी, पैसा उतना ही है। तो बताओ किसका पैसा चोर को आसानी से दिखाई देगा? छोटे पॉकेट वाले का। जो मेरे पास है। छोटा पॉकेट हाँ, वाला। बिल्कुल। उसको लगेगा तुम बहुत रिच हो। बहुत रिच का मतलब क्या है? ज्यादा रिच का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में वो ज्यादा बेसिक है, ज्यादा रिच है, तभी तो उस पर अटैक हो रहा है। इसीलिए उसको बोलते अनस्टेबल, क्योंकि ये पैसा होल्ड नहीं कर पा रहा है। जबकि ये पॉकेट बड़ी थी, पैसा होल्ड कर पा रहा है, इसीलिए स्टेबल है। कोई उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है। क्या समझ में आया? होल्ड करने का क्या मतलब है यहाँ पर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो कार्बन एक बिल्कुल तुम्हारी तरह है जिसके पास पॉकेट, आप बोल सकते हैं कि उसकी पॉकेट ऐसी है जो होल्ड नहीं कर पा रही, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस को उतना होल्ड नहीं कर पाता, यानी वो रिलीज करना चाहता है कि कोई आए और उसके इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला जाए। तो बाहर वालों को लगेगा ये बहुत बेसिक है, और अगर ये बहुत बेसिक है तो इसका पेरेंट क्या हो जाएगा? एसिडिक। क्या समझ में आई ये पॉइंट? और Yes, sir. इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये निकलता है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अगर आप इसको पीरियोडिक टेबल में दिखा दोगे तो बेस्ट हो जाएगा। C कनेक्टेड टू H, N कनेक्टेड टू H, O कनेक्टेड टू H, F कनेक्टेड टू H। और इसका मतलब इधर जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप का भी डिस्कशन करेंगे, पहले इतना कॉपी कर लो। से पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट कॉपी करना है। यही तो है, यही तो पीरियोडिक टेबल है। कार्बन से H कनेक्टेड, नाइट्रोजन से H, वही तो पीरियोडिक टेबल आया ना। सर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा? हाँ ये सर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप अभी गया नहीं बेटा। जितना आपकी फिर तुम डायरेक्शन भटक जाते हो। जितना बताया गया उसको परफेक्शन के साथ आप लिखो। ओके सर।
सबने कॉपी कर लिया? शुड आई रिमूव दिस? सर यस सर। हेलो सर। बोलिए ना बेटा। सर जितना ज्यादा स्टेबल उतना उतना ज्यादा उसका मतलब डिस्पर्स होएगा ना इलेक्ट्रॉन्स। दोनों वैसे वर्षा वो है, मोर डिस्पर्जन मोर स्टेबल, मोर स्टेबल मोर डिस्पर्जन। सर जितना डिस्पर्शन उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना सर। फिर कचरा कर दिया। अरे भाई डिस्पर्जन हो रहा है नेगेटिव चार्ज लोन पेयर का कॉन्जुगेट बेस का, और एसिडिक स्ट्रेंथ चल रही है पेरेंट की, तो पूरा स्टेटमेंट नहीं बोलोगे तब तक मैं इसको करेक्ट नहीं बोल सकता। आप लोग क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या बाकी बच्चों को, कि मतलब हम किसके कॉन्जुगेट, हम किसका डिस्पर्जन बात कर रहे हैं, किसके बेस की बात कर रहे हैं, और किसके एसिडिक स्ट्रेंथ, इतना सारी क्वेश्चंस कर गए फिर भी वही आधा अधूरा आप लोग बोल रहे हो, कैसे काम चलेगा? Should I remove this? यस सर। एक्चुअली क्या है, आप लोग अपने दिल की बात मुझसे कहलवाना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं ऐसा बोल दूं, कम बेसिक तो ज्यादा एसिडिक। ये स्टेटमेंट कचरा है। कम बेसिक ज्यादा एसिडिक जैसा कुछ बोलना ही नहीं है। कॉन्जुगेट बेस कम बेसिक होगा तो पेरेंट ज्यादा एसिडिक होगा। दिस द फुल स्टेटमेंट। ये आपको साइंटिफिकली यूज करना है। वो आप बीच बीच में कोई ना कोई बच्चा चला आता है, बोलता है सर कम बेसिक इसलिए ज्यादा एसिडिक ना, कम बेसिक इसलिए ज्यादा एसिडिक है। ये तो कच्चा स्टेटमेंट है यार। गाइस अब आते हैं डाउन द ग्रुप की बात कर लेते हैं। डाउन द ग्रुप में बेस्ट एग्जांपल अपने लिए, जैसे H कनेक्टेड टू F चूज कर लिया, H कनेक्टेड टू Cl ले लिया, H कनेक्टेड टू Br ले लिया, H कनेक्टेड टू I ले लिया, है ना। यहाँ भी कॉन्जुगेट बनाएंगे। गाइस डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस केस एंड दिस केस इज, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है, बट जो डोमिनेटिंग फैक्टर जो चेंज हो रहा है वो है साइज। आप इमेजिन करिए एफ एकदम छोटा सा है, Cl ड्रास्टिकली बढ़ता है, Br और बढ़ जाता है, I तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। बताइए किस केस में नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन सबसे ज्यादा होगा? आई आयोडीन माइनस। आई। तो आप लिखेंगे डिस्पर्जन मैक्सिमम। इसका मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इसका मतलब पेरेंट क्या हो जाएगा? मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक। तो ऑर्डर लिखना होगा तो ऐसा लिखेंगे। एम आई करेक्ट? सबको समझ में आया? इसका नेगेटिविटी कोई फैक्टर नहीं है इधर। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेटिंग फैक्टर क्यों नहीं? क्योंकि साइज ड्रास्टिकली चेंज होता है। अब आप इधर देखो, इसमें हम लोग इसका मतलब डाउन द ग्रुप क्या लिखेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ऐसा आपने पहले पढ़ते, ये आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज याद करो, रिकॉल करो। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं, इधर कोई प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो नीचे कम हो रही है, ऐसा रट रखा है आपने। ये देखिए कितना अलग सा है कि इसमें लेफ्ट टू राइट भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है H की, और टॉप टू बॉटम भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, राइट। तो दोनों का एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। लेफ्ट टू राइट में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज की क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा चेंज हो गया। और डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन साइज में ड्रास्टिकली चेंज हो गया। सो दोनों के अपने एक्सप्लेनेशंस दे। पहले आप ये वाला पार्ट कॉपी कर लेना, फिर उधर बोलोगे तो उसको आप कॉपी कर लो।
सर हम्म तो हम ये और जीओसी के कंसेप्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग में भी लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट बेटा साइंस आप कहीं भी लगाओ, अगर इससे रिलेटेड आपको कहीं भी कुछ भी आएगा, साइंस थोड़ी ना बदल जाएगी। हाँ सर। वो तो हम लोगों ने उसको कैटेगराइज कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। आपकी अपनी मर्जी है, आप उसको कहीं भी यूज करो। सबने कर लिया, लिख लिया? यस सर। सर बस 1 मिनट सर। इसको भी कॉपी कर लेना, एसिडिक स्ट्रेंथ जो ये यहाँ पर है ना। डन? यस सर। यस सर। गाइस यस हाँ, अब आप क्वेश्चन जो 16th बी है उसको देखो। फर्स्ट कंपाउंड क्या दिया हुआ है, बोलिए। CH3OH। सेकेंड कंपाउंड क्या दिया हुआ है, CH3NH3। NH3। NH2। फिर क्या दिया हुआ है, CH3CH3। फिर क्या दिया हुआ है, CH3F। सबसे पहले चेक करो कैटेगरी सेम है कि डिफरेंट है। तो इसमें बहुत सारे एच हैं, बट विच वन इज द मोस्ट एसिडिक एच, जो O के साथ कनेक्टेड है। इतना तो एग्री करोगे? यस यहाँ सर। पर, यस सर। यस सर। यहाँ पर इसको देख के स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है क्योंकि वो ये पढ़कर बैठे होते हैं HF को, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर H इज नॉट कनेक्टेड टू F, H इज कनेक्टेड टू कार्बन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपने गलती से भी F वाला दिमाग लगा दिया तो बहुत ज्यादा एसिडिक बोल दोगे, जबकि ये तो H कनेक्टेड टू कार्बन है। समझ में आया? मतलब इट्स Yes, लाइक sir. कि मतलब आप ये मान सकते हैं कि आपका फ्रेंड बहुत रिच है किसी उसमें, लेकिन आप थोड़ी ना हो। तो आपको थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी कैटेगरी बदल जाएगी। तो ये दो कैटेगरी सेम वाले हैं। डू यू एग्री? यस सर। यानी इसमें जब आप चेक करोगे तो इसमें आप फैक्टर्स वर्क करेंगे। यहाँ पर फैक्टर्स में रेजोनेंस भी चेक करेंगे और इंडक्टिव। लेकिन पहले आते हैं कैटेगरी। तो H कनेक्टेड टू O हमको मालूम है पहले से ज्यादा एसिडिक है, तो हम लोग CH3OH को नंबर 1 लिख देंगे। H कनेक्टेड टू N उसके बाद आएगा तो ये नंबर 2 आ जाएगा। अब कंपटीशन इन दोनों के बीच में था, तो फैक्टर्स में देख लो आप। कॉन्जुगेट अगर हम बना भी देते हैं तो एक का कॉन्जुगेट बनेगा ये और दूसरे का कॉन्जुगेट बनेगा ये। बताइए किस केस में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है और किस में विड्रॉइंग। इफेक्ट इसके ऊपर देखना है। इधर आपका रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, लेकिन इंडक्टिव से प्लस आई है, ये इंडक्टिव से माइनस आई है। तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हुई, यहाँ पर Yes. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, तो ये कॉन्जुगेट मोर बेसिक हो गया। तो बताइए इसका पेरेंट क्या हो जाएगा? लीस्ट एसिडिक। Less acidic. बिल्कुल सही। तो आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से CH3F और फिर आएगा CH3CH3। तो देखिए यहाँ वो मिक्स्ड हो गया। यहाँ कैटेगरी भी रिक्वायर्ड थी आपको आंसर निकालने के लिए और उसके बाद फैक्टर्स भी। अगर कोई बच्चा खाली फैक्टर पे आंसर निकाल देता तो CH3F वाले को नंबर 1 एसिडिक बोल सकता था। ऐसी मिस्टेक्स लोग करते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। इसको आप अच्छे से कॉपी कर लो।
डन। 1 मिनट सर। प्लीज सब छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको अच्छे से लिख कर रखना है बेटा। एक ही बार एग्जाम देना है, एक भी क्वेश्चन इस तरह का आया तो छोड़ना नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए। यस सर। गाइस अगर आप देखोगे तो साथ में हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ का भी डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हर बार एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ जज कर रहे हैं हम लोग। यस सर, यस सर। चलिए नाउ फर्दर आप एक सब हेडिंग डालिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का ही डिस्कशन है बस उसका, ये बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से हम लोग ये सब कर रहे हैं, तो सब हेडिंग डालिएगा। Sir, can you show the last page? Please write solubility of acidic compounds in different bases, basic solutions. Solubility of acidic compounds in different bases या basic solutions, जैसा भी आपने 3 स्टैंडर्ड बेस एक्चुअली में है, हो सकता है एग्जाम में कुछ और भी आ जाए, बट आप 3 ये बेसिक सॉल्यूशंस लिख कर रखना। एक तो NaOH सॉल्यूशन, एक सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन एंड एक बेसिक सॉल्यूशन है Na2CO3 सॉल्यूशन। आई रिपीट द मेन हेडिंग, हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिडिक कंपाउंड्स इन डिफरेंट बेसेस। एग्जाम में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बन के आते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द आंसर, हम लोग पहले कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है वो देखो। ऐसे इंटीजर टाइप आ सकता है, 1 और मोर देन 1 आ सकता है। Among the following compounds, the number of compounds soluble in NaOH solution, ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप मान लो इसको। ऑप्शंस में आपके पास फिनॉल है, आपके पास एसिटिक एसिड है, आपके पास इथेनॉल है, आपके पास टर्मिनल एल्काइन है यानी प्रोपाइन है, इस तरह के कई सारे तुमको लिखे हुए मिलेंगे। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए कि कंपाउंड अगर रिएक्शन कर लेगा NaOH के साथ तो समझ लेना कि वो सॉल्युबल है, नहीं कर पाया तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। अब ये सब कैसे जज करते हैं वो चेक करना है। पहले आप कॉपी कर लो ये स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है इस क्वेश्चन का, और ये 3 बेसिक सोल्यूशन। सो पहला कंपाउंड क्या है? NaOH। किसकी बात कर रहे हो? नीचे जो लिखा है ऊपर सर क्वेश्चन में फिनॉल है। सर हमको आंसर फाइंड करना है? नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना है, खाली एक कॉपी कर ठीक। लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इस टाइप के क्वेश्चंस का। नाउ हाउ टू डील विद सच क्वेश्चंस, उसके लिए कॉन्सेप्ट देखो। आर यू रेडी? यस सर। यस सर। पहले हम लोग डील करेंगे NaOH के साथ। तो जैसे मान लीजिए किसी कंपाउंड को तुम्हें NaOH में डिसॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे? Ha वो कंपाउंड है, तुमने NaOH में उसको डाल दिया, तो NaOH H+ लेगा और बना देगा H2। हम लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना आता है, तो हम लोग इस Ha जो कि रिएक्टेंट का एसिड है और H2O जो कि प्रोडक्ट का एसिड है, अगर आप याद करो तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड वे में ये भी लिखा था
एसिड प्लस बेस, याद है ना, गिविंग यस सर बेस प्लस कॉन्फिगरेशन। आप कुछ बच्चे ऐसा भी कर देंगे, कचरा कर देंगे, एसिड एसिड कैंसिल कर दिया, बेस बेस बोला 0 इक्वल टू 0, तो उनके लिए यहाँ लिख दो 1 1 2 2, तो डिफरेंट है। अब केवल कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये एसिड अगर प्रोडक्ट के एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये अपनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। फॉरवर्ड का मतलब इन दोनों को मिक्स करोगे तो रिएक्शन हो जाएगा। अगर एसिड 1 लेस एसिडिक है एसिड 2 से, तो अगर एसिड 1 और बेस 1 को मिक्स करोगे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो हम लोगों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एसिड 1 शुड बी स्ट्रॉन्गर देन एसिड 2 इफ यू वांट रिएक्शन, एंड इफ यू वांट रिएक्शन मींस फॉरवर्ड रिएक्शन यू वांट। क्या इतना समझ में आया? यस सर। तो इसका मतलब है कि इसके लिए क्या लिखेंगे, कंपाउंड विल बी सॉल्युबल, कंपाउंड will be soluble in NaOH if compound is more acidic than, can you guess? Then what? सोडियम हाइड्रोक्साइड conjugate base. अरे यार कचरा कर दिया भाई लोगों, ये पढ़ो, अब बोलो उसका आंसर। NaA। अबे ध्यान से देखो यार, H2O। हद हो गई तो So product. अबे सर समझ में नहीं आया। सर आप पूछ कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि इस स्टेटमेंट में लास्ट क्या आएगा, यहाँ क्या फिल करूँ? Conjugate acid. चुप रहे, गलत है। एसिड 2 या अरे भाई इस रिएक्शन के पॉइंट से बताओ ना। H2O। अबे तुम लोग क्या एकदम ही वो क्या, ऐसा लिखा हुआ Z इज इक्वल टू x प्लस वाई, बोला x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, तो Z की वैल्यू बताओ, बोले हमको नहीं आती। अबे क्या बकवास, क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक रिएक्शन है एसिड 1 प्लस बेस 1 गिविंग बेस 2 प्लस एसिड 2, और मैंने इसको देखो अंडरलाइन भी कर दिया और यहाँ भी अंडरलाइन कर दिया, क्या ऑटो रिक्शा वाला भी समझ जाए कि क्या इंडिकेट करना चाहता है कोई। और यहाँ पर लिखा है कि रिएक्शन अगर होनी है तो एसिड 1 को एसिड 2 से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ऑटो रिक्शा वाला समझ जाएगा कि अगर इसके नीचे अंडरलाइन किया एसिड 1 तो ये एसिड 1 हो गया, एसिड 2 तो ये एसिड 2 हो गया। यहाँ समझ नहीं पा रहे हो क्या भरना है तुम्हें, क्या भरना है? H2O। सामने होते ना थप्पड़ मार देता, इतना आसान नहीं आ रहा है तुम्हें। Compound will be soluble in NaOH if compound is more acidic than H2O। इसीलिए अभी तक हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन सीखा, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो तुम इस टाइप के क्वेश्चंस डील नहीं कर पाओगे। तो एक एग्जांपल है NaOH में डिसॉल्व करना, देयर कैन बी मेनी बेसेस, आपको वो अलग अलग बेस में डिसॉल्व, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द एसिड प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, क्योंकि आपको रिएक्टेंट वाला एसिड तो मालूम है, प्रोडक्ट का एसिड क्या मिलेगा। तो प्रोडक्ट का एसिड यहाँ H2O क्यों मिल रहा है, बिकॉज आपका बेस OH माइनस की वजह से है, एंड OH माइनस व्हेन टेक्स H प्लस वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है। कल को पता चला यहाँ तुमने ले लिया NaOC2H5, तो तुम्हारा जो एसिड प्रोडक्ट का होगा वो C2H5OH हो जाएगा। तो डिपेंड करता है यहाँ कौन सा बेस प्रेजेंट है, उसके हिसाब से एसिड 2 डिसाइड होगा। And acid 1 always should be stronger than acid 2 if you want the reaction. Is it clear? Yes sir. Yes sir. Yes तो sir. पहले इसको कॉपी कर लो। Yes sir. सर बोलो बेटा। सर आपने एंड में कुछ बोला था, वो Na वाला मैं समझा नहीं। Na वाला सर मतलब आपने बोला था कि कुछ समझ नहीं पाया। नहीं, मैंने ये बताया था कैसे पता चला कि प्रोडक्ट वाला जो एसिड है वो H2O बना है। तो उसका आंसर ये है कि सिंस बेस में OH
माइनस था और जब भी वो H प्लस खा लेगा तो वो H2O बनाएगा। अगर ओके बेस में OH माइनस के बदले कोई और चीज होती तो वो उसके हिसाब का एसिड 2 बनाता। तो ये एसिड 2 क्या है वो हमको पता चलता है कि बेस क्या है यहाँ पर। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू Should I remove this page? सर। बस एक मिनट सर। Just 1 minute. 1 minute, sir. Okay. कॉपी कर लेना तो बता देना। सर आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं क्या? पहले सब लोग इसको कॉपी कर ले, फिर मैं प्रीवियस पेज दिखाता हूँ। डन सर। ज्यादा डिसोसिएशन से ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। ज्यादा डिसोसिएशन होगा इसका मतलब वो रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन होना ही तो डिसॉल्व करना हो रहा है। डिसॉल्व करने का यहाँ मीनिंग है रिएक्शन विद बेस। ओके। Yeah. Yes. Previous page somebody said. Somebody is beta mute. Guys, now I am writing here 2-3 questions and उसका पहले डिस्कशन करते हो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, is CH3COOH soluble in NaOH? Is phenol soluble in NaOH? अपने आप सोचिए जरा फटाफट एक्सप्लेनेशन के साथ। Is C2H5OH, that means ethanol, soluble in NaOH? हिंट अभी मैंने आपको प्रीवियस पेज में समझाया। फटाफट बताइए। यस यस नो, नो नो यस, यस यस यस। सर यस 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 आई गेस। वेरी गुड। सबने सोच लिया? Yes sir. Yes sir. Guys, now first of all you have to write equation. ये पता करना है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। ये तो इसमें सिंपल चीज है, आपको इस एसिड और इस एसिड का कंपैरिजन करना है। दैट मींस CH3COOH वर्सेस H2O, दोनों का कॉन्जुगेट बना लो। CH3CO माइनस बनेगा और इसमें HO माइनस बनेगा। बताइए किसी केस में क्या रेजोनेंस हो रहा है नेगेटिव चार्ज का? सर हो रहा है। तो बताइए किसमें डिस्पर्जन ज्यादा हो जाएगा? सर ऐसे
तो यहाँ लिख देंगे लेस डिस्पर्जन, उधर जगह नहीं थी इस वाले में लिख देते हैं। लेस डिस्पर्जन का मतलब हो जाएगा कि ये लेस बेसिक हो गया, लेस स्टेबल हो गया, लेस तो स्टेबल, इसका पेरेंट क्या हो जाएगा? लेस एसिडिक। मतलब इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? सर यस। यस सर। क्लियर है? इस वाले में देखो, यानी कि यहाँ पर तुम्हें वही रिएक्शन करना है, नहीं भी लिखोगे रिएक्शन चलेगा। आपको मेन काम है इसका और इसका कंपैरिजन करना। तो कॉन्जुगेट बेस बना लो, इसमें भी बताओ, वही एक्सप्लेनेशन वैलिड है ना? किसमें रेजोनेंस हो रहा है? फर्स्ट वाले में। सो फिनॉल में हो रहा है। फिनॉल। तो यहाँ फिर से वही लिखेंगे, नो रेजोनेंस, नो डिस्पर्जन, तो यानी कि ये जो हो जाएगा H2O, यहाँ भी क्या हो जाएगा? लेस एसिडिक। तो क्या इसका आंसर होगा? यस। अब आते हैं इसमें, तो इसमें C2H5 दिया हुआ है, रिएक्शन लिखकर देखते हैं। तो फिर से इसका कंपैरिजन इसके साथ होगा, दोनों का बना लेते हैं कॉन्जुगेट बेस। बताइए क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है किसी में? नो सर। रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए? लोन पेयर सिंगल डबल। क्या मिल रहा है लोन पेयर सिंगल डबल किसी भी केस में? नो। इसीलिए दोनों में नो रेजोनेंस। तो दूसरा फैक्टर क्या है? व्हाट इज द अनदर फैक्टर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कनेक्टेड जिससे। चुप रहो यार, दो फैक्टर पढ़े उसमें भी कचरा था। इंडक्टिव इफेक्ट बोलो ना, तुम्हारा मीनिंग या क्या परसेप्शन है इससे मतलब नहीं है, करेक्ट वर्ड्स यूज करने हैं। दो ही फैक्टर अभी तक पढ़े हैं, अभी तो और सही नहीं गया है। पढ़ा है हमने इंडक्टिव और रेजोनेंस। रेजोनेंस पहले चेक करते हैं फिर इंडक्टिव, ये सिंपल सा सीक्वेंस है। इसमें प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगा है, इसमें कौन सा ग्रुप लगा? कोई नहीं। बताइए किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाला। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई यानी डिस्पर्जन का उल्टा हो गया, तो बताइए लेस स्टेबल हो जाएगा कि मोर स्टेबल हो जाएगा? लेस स्टेबल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ डिस्पर्जन। इसका मतलब इसका पेरेंट क्या हो जाएगा? लेस एसिडिक। तो भाई इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो। सर नो। सबको समझ में आया? यस सर। यस अब आपने पहले क्या सोचा है? मैटर नहीं करता, इसको अच्छे से कॉपी कर लो। सर ये थर्ड रिएक्शन ही होगी नहीं ना? बोला तो नो। नो का मतलब क्या है? ये गलत लिखा है इसका मतलब।
सर डन। Sir, done. सडन गाइस नेक्स्ट पार्ट इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट वाला। somebody is saying something? सर वो नो रेजोनेंस के बाद आपने क्या किया वापस बता दो ना एक बार थर्ड पार्ट में। इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O- पे बढ़ गया, यानी डिस्पर्जन का अपोजिट हो गया। तो अगर डिस्पर्जन का अपोजिट हो गया तो ये लेस स्टेबल हो गया। लेस स्टेबल कॉन्जुगेट का मतलब पेरेंट लेस एसिडिक। अगर ये लेस एसिडिक है रिएक्टेंट वाला साइड, तो फिर रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल रिएक्शन नहीं है तो नो, यानी दिस कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन एनी अदर सॉल्यूशन। ओके सर। गाइस अब आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी मैंने आपको सिखाया कि आप किसी रिएक्शन को जब लिख रहे हो, अगर वो एसिड बेस है तो जो बेस है ना उसका जो पार्ट बेसिक वाला है वो H+ लेने के बाद क्या बन जाता है? तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ये रिएक्शन लिखनी है। तो रिएक्टेंट में एसिड है Ha, प्रोडक्ट में एसिड है H2CO3। इसका मतलब हर बार आपको कंपैरिजन करना है इन दोनों का, और क्या प्रूफ करना है अगर इसको डिसॉल्व होना है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में। So Ha should be more acidic than H2CO. यस ठीक है। तो अच्छा दूसरी चीज 9th-10th में अगर आप रिकॉल करो तो आपने सोडियम बाइकार्बोनेट की हो सकता है रिएक्शन पढ़ी हो, प्रोडक्ट में CO2 H2O बनता है, जबकि हमने H2CO3 लिखा है। तो H2CO3 हमने अपने लिए लिखा है सो दैट हम एसिड कौन सा ले कंपैरिजन के लिए, बट एक्चुअली में ये अनस्टेबल और इसको तुम इस फॉर्म में भी दिखा सकते हो। तो इसीलिए कई बार क्वेश्चन बन के आता है कि कैन HA लिबरेट CO2 फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो लैंग्वेज कुछ भी हो, उसका आंसर ये आएगा कि क्या HA रिएक्शन कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट से। इफ यस तो उसका भी आंसर यस हो जाएगा। आई विल गिव यू दोस क्वेश्चन। पहले आप इतना कॉपी कर लो कि कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इफ इट इज मोर एसिडिक देन H2CO3। सबने लिख दिया? यस सर। Yes, sir. नाउ आई एम गिविंग क्वेश्चन, आप उसको फिर से पुराने जैसे स्टाइल में करो। इसी क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट ये हो सकता है। दोनों का आंसर सेम ही होगा।
फटाफट आंसर बताइए। डन। So 1 minute. Just write in chat box yes, yes, no, no, yes, no, no, yes. Sir, written. Good. 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 सबने सोच लिया? Should I discuss? Yes. Yes, sir. Guys, देखिए, इसमें जैसे अगर रिएक्शन भी आप मान लीजिए दिखाना चाहें तो CH3COH plus NaHCO3 giving you CH3COONA plus H2CO3। एक्चुअली में कंपैरिजन इसके और इसके बीच में CO2 लिबरेट होती है क्योंकि H2CO3 आपको CO2 दे देता है। सो कंपैरिजन आपको करना है इन दोनों का, CH3COH वर्सेस H2CO। व्हाट इज द वे? हम लोग कैसे करते हैं? फर्स्ट वी राइट कॉन्जुगेट बेस। सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस। इस वाले में 2 H हैं, लेकिन आप एक ही निकालोगे कंपैरिजन के लिए। याद रखना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं उससे मैटर नहीं करता है, वो कितना डिसोसिएट कर पाता है उससे मैटर करता है उसकी स्ट्रेंथ। तो पहले वाले केस में कॉन्जुगेट बेस जो है, आप ध्यान से देखो तो यहाँ रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, दिख रहा है लोन Yes, पेयर का yes. C डबल बॉन्डो के साथ। Yes, sir. क्या sir. तुम्हें यहाँ भी रेजोनेंस दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. दोनों Yes. में रेजोनेंस एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इन बोथ द केसेस लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज इन रेजोनेंस विद C डबल बॉन्डो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब तुमसे एक घरेलू क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लो कि तुम्हारा एक दोस्त है, ये तुम हो और ये तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन तुमको एक दिन पता चला कि तुम्हारे फ्रेंड का भी कोई फ्रेंड है, तो तुम्हें खराब लगा कि अच्छा लगा? Sir, खराब लगा। खराब लगा सर। Mixed feelings. बिल्कुल बिल्कुल, इमोशन बिल्कुल हर्ट हुए। तो इसको कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। साइंस में इसका नाम है क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब हाँ देखो सर। आप,
ये O माइनस समझ लो कि तुम इस CO के साथ रेजोनेंस में थे, फिर तुमने अचानक से देखा कि यही CO इस O के लोन पेयर के साथ भी रेजोनेंस में है। बताओ तुम लॉस में हुए कि प्रॉफिट में? लॉस। यानी तुम्हारा रेजोनेंस लॉस में। रिड्यूस करके, इतना समझ में है कि तुम्हारा रेजोनेंस कम हो गया, इतना समझ में आया क्या? यस सर। जबकि Yes, sir. इसमें देखो यस सर। कितना लॉयल फ्रेंड है तुम्हारा, ये C डबल बॉन्ड हो खाली तुम्हारे साथ रेजोनेंस में, कहीं और रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट रेजोनेंस है, यानी कि डिस्पर्जन किसमें नेगेटिव चार्ज का ज्यादा हो जाएगा? सो फर्स्ट केस। First one. फर्स्ट केस। फर्स्ट वाले समझ में है क्या? क्योंकि ये अपना डिस्पर्जन के लिए लोन पेयर देना चाहता है, लेकिन CO कहीं और ही लगा हुआ है, तो यहाँ पर O माइनस का जो डिस्पर्जन है वो कम हो गया, तो आप लिखेंगे यहाँ पर लेस डिस्पर्जन ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन। Cross conjugation. तो इसका मतलब ये लेस स्टेबल हुआ, तो यस इसका पेरेंट क्या हो जाएगा? लेस एसिडिक। Less acidic. लेस एसिड। तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? सर होगा. यस, आई होप ये क्लियर हो सबको। यस ठीक है, Yes, दूसरे वाले में तो स्ट्रेट आपको फिनॉल का कंपैरिजन करना है। H फिनॉल मतलब कॉन्जुगेट बेस बना दोगे तो ये बन जाएगा, और इसका तो पहले से ही बना रखा है। अनफॉर्चुनेटली इस वाले में नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन, जबकि इसमें नेगेटिव चार्ज किसमें होता है? on O. तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका जो पेरेंट होगा H2CO3 that More is more acidic. acidic. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? No reaction. बस, वेरी गुड, कॉपी कर लो ये सब। सर बोलो ना बेटा। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप सेकंड पार्ट वापस बता सकते हैं क्या? सेकेंड पार्ट में फिनॉल का कंपैरिजन करना था H2CO3 के साथ, फिनॉल वर्सेस H2CO3। तो हमने दिखाया H2CO3 इज मोर एसिडिक, फिनॉल इज लेस एसिडिक, बिकॉज फिनॉल का कॉन्जुगेट जो है उसमें नेगेटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन, तो वो उतना नहीं अच्छा है जितना नेगेटिव चार्ज रिमेन्स ऑन ऑक्सीजन ओनली ड्यूरिंग रेजोनेंस, दैट इज व्हाई दिस इज मोर स्टेबल। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो एंड विल कंटिन्यू द डिस्कशन, क्योंकि ये खत्म हो गया। इसके बाद मैं आपको कई सारा डेटा दूंगा, ठीक है? वो सब आपको रटना नहीं होता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम हमेशा रखते हैं कि कोई आपको गलत आंसर ना बता दे, कोई बुक आपको गलत आंसर ना दे दे। तो डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, ठीक है? तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, मेरे ख्याल से कल ही लेक्चर है। उसके बाद एक एक्सरसाइज आपको और बढ़ जाएगा फिर वर्किंग के लिए। अभी के लिए आप 1 और 2 ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। सर 1A एंड 1B मतलब कल के लेक्चर से पहले ही कंप्लीट नहीं करना ना? ना कल डिस्कशन नहीं होगा, आप करते रहना है। ठीक है सर। So can we leave? यस यू कैन लीव।